स्वागत करती है यहाँ के युवा। अब आप अपना संबोधन रखिए, खूब सुनना चाह रहे हैं आपको लोग। सबसे ऊपर में चढ़िए। दादा और ऊपर में दादा। जय झारखंड, जय झारखंड। जोहार। आज झारखंड के सबसे खूबसूरत जिला गिरिडीह के इस पावन धरती में, चूंकि गिरिडीह के मतलब ही हवा है गिरी मने पहाड़, तो झारखंड के इस खूबसूरत से धरती में जितना भी झारखंडी बंधु सब आइले हा, हमार से बड़, हमार उम्र के, हमार से छोट, सभी के एक साथ जोहार रहे। आज लगभग 23 साल झारखंड बनले भय गए। जब 23 साल पहले इस झारखंड के नींव राखल गया, बुनियाद राखल गया, तब हमने के जब पहला राज्यपाल हले उस समय के माननीय प्रभात कुमार, वो एक बात कहले हलाए कि जिन परिस्थितियों में, जिन साधन संसाधन के साथ झारखंड राज्य अलग हुआ है, आने वाले 20 सालों में ये भारत देश का नंबर 1 राज्य बनेगा। आज 20 साल हो चुके हैं और चूंकि वो स्टेटमेंट एक सीरियस पर्सन का था, हम पॉलिटिशियन को गिन सकते हैं कि वे लोग जोकिंग करते हैं, झूठे वादे करते हैं, मजाक करते हैं, या फिर अपनी रोटी सेकने के लिए कुछ भी बोल जाते हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट झारखंड के सीएम का नहीं, झारखंड के किसी लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर का नहीं, ये स्टेटमेंट झारखंड के पहले राज्यपाल, जिसे हम राज्य का पहला नागरिक कहते हैं, एक सीरियस पर्सन का स्टेटमेंट था कि झारखंड आने वाले 20 सालों में भारत देश का नंबर 1 राज्य बनेगा। क्या बना है? एक सवाल आज झारखंड के तमाम 32,000 गांवों से आती है कि क्या झारखंड राज्य नंबर 1 पे काबिज हुआ है? अरे नंबर 1 तो छोड़िए, नंबर 5 तक काबिज नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसका 2 ही कारण है, एक शासन का, दूसरा प्रशासन का। यदि ये 2 लोग ठीक हो जाएंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है, अगर हम लोग रोड मैप के साथ, एक प्री प्लानिंग के साथ चलें, और अगर युवा, इस राज्य के अभिभावक, इस राज्य का तमाम वर्ग अगर हमें सपोर्ट करे, तो आने वाले 5 सालों में टॉप 5 पर झारखंड को पहुंचाया जा सकता है। अब आप सवाल करेंगे कि झारखंड, चूंकि किसी का उन्नति अर्थ पे डिपेंड करता है, हम लोग यहाँ जितने लोग आए हैं मैक्सिमम पढ़ने वाले छात्र हैं, हम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि भविष्य में एक नौकरी करें ताकि 2 पैसे कमाया जाए। यानी आज जो मॉडर्न इंडिया है या फिर जो मॉडर्न वर्ल्ड है, इसकी आधारशिला कहीं ना कहीं इकोनॉमी है, पैसा है, बैंक बैलेंस है। तो यदि हम झारखंड की उन्नति की बात करें तो हमें विशेष कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये झारखंड अकेले 40% खनिज संपदा देता है। बस हम क्या करेंगे कि जो गलत तरीके से काम हो रहे हैं उन्हें रोक लगा देंगे। उदाहरण के लिए हम लोग बार बार सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करते हैं। हाल ही फिलहाल हम लोग आलोचना कर रहे थे कि वर्तमान में सरकार अपने मंत्रियों के लिए 70 करोड़ का आवास लेकर आई है। हम उन 70 करोड़ को अगर 24 से डिवाइड करेंगे तो 24 का 24, 24 48, 24 के 72 होता है। यानी एक एक जिला को 3 करोड़ की राशि जाएगी केवल उनके आवास को काटकर। इसी प्रकार से विधायकों के आवास में खर्चा है, इसी प्रकार की सरकार की जो सुख सुविधाएं हैं उनमें खर्चा है। अरे उतना तो छोड़िए, भारतीय संविधान जो हमारी अनुसूचियां होती है, अनुसूची 7 होती है, अनुसूची 7 में राज्य सरकार की अधीन शक्तियां होती है, उसमें जो राज्य का पेंशन और भत्ता होता है राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। अगर हम लोग सरकार में गए तो जितना विधायक के पेंशन बंद कर देंगे। मेरे से आज झारखंड सरकार में जो एमएलए हैं उनका पेमेंट 2,72,000 है। आप सोच के देखिए, ये सेवा के लिए जाते हैं, ये बार बार कहते हैं हम जनता के सेवक हैं, तो 2,72,000 पेमेंट तो नहीं होना चाहिए। तो हम लोग इसको एक अलग व्यवस्था में लेके आएंगे, और पॉसिबल ही है क्योंकि ये राज्य सरकार की शक्तियों के अधीन होता है।
यानी जो राज्य सरकार को जो भत्ता जाता है, राज्य सरकार को जो पेमेंट जाता है, ये राज्य सरकार के अधीन होता है, यानी ये राज्य सरकार के अधिकार के क्षेत्र में आता है, उनकी शक्तियों में बाध्य होता है। इसलिए अगर हम इस राज्य को सुधारना चाहे तो उसके लिए अगर राज्य को चलाने वाले लोग अपनी नीति और नियत को सुधार ले तो ये राज्य वास्तव में पूरे भारत देश का सबसे खूबसूरत राज्य है। लेकिन आज अगर युवा पीढ़ी इस बात को नहीं समझती है और आज की अगर युवा पीढ़ी अपने राज्य के बारे में नहीं सोचती है तो आने वाला दिन हमारे लिए बहुत भयावह होगा। आज यही गिरिडीह का क्षेत्र, यही कोडरमा, यही हजारीबाग, यही धनबाद, बोकारो के पढ़ने वाले छात्र अपनी पाई पाई जुगाड़ करके, अपने घर की साग सब्जी को उपज करके, अपने बाप दादा की पूर्वजों की जो खेती है उसे गिरवी रख के पाई पाई जुगाड़ करके छात्रावास में जाकर परीक्षा की तैयारियां करते हैं। केवल तैयारी ही नहीं करते हैं, 10 साल तक एक कमरे में बंद कर देते हैं। किन्हीं की आंखों की रोशनी चली जाती है, अरे किन्हीं का तो पेट बढ़ जाता है, किन्हीं के बाल आधे सफेद और आधे झड़ जाते हैं। लेकिन जब रिजल्ट आता है कि एक दिन पहले जिसने तैयारी किया था, जिसको क्वेश्चन पेपर लिख करके परीक्षा शामिल होने का निमंत्रण मिला, वो बंदा सेलेक्ट कर लिया जाता है। लेकिन जो 10 साल छात्रावास में अपनी पाई पाई जुगाड़ करके जमा पूंजी को बर्बाद करता है, उसे कहीं जगह नहीं मिलती, तब तकलीफ होता है। इसलिए आज पढ़ने वाले नौजवान, अभिभावक सभी को इस राज्य की उन्नति के बारे में, इस राज्य के हितार्थ के बारे में आपको सोचना होगा। और ये इसलिए सोचना होगा कि आज बेशक हम लोग गिरिडीह में आके खड़ा है, लेकिन हमें कभी उम्मीद नहीं थी, ना कभी मैंने सपने में सोचा था कि धनबाद के एक छोटा साधारण सा लड़का 20-25 की संख्या में, 50-100 की संख्या में जिन सभाओं को संबोधन किया करता था मानव श्रृंखला से पहले, मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक दिन पूरा झारखंड सुनेगा। इसका मतलब यही हुआ कि केवल ये शख्स जो आपके सामने खड़ा है, ये मैं नहीं होके आप सभी की आवाज हम है। यानी जो बातों को मैंने रखा, जिन बातों को आज 2 सालों से लगातार मैंने मीडिया के माध्यम से, सड़क के माध्यम से उठाने का काम किया, हर एक झारखंडी चाहता था कि कोई फ्रंट पे आए, लीड करे और बोले। वो कहते हैं ना, हर कोई चाहता है कि बिल्ली जब आए तो पता चले, लेकिन भाई घंटी बांधेगा कौन? तो बस हमने ज्यादा कुछ नहीं किया है, उस बिल्ली की गर्दन में जाके घंटी बांधने का काम किया है। बाकी हर एक झारखंडी की आवाज है। ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ने वाले नौजवान जो बेरोजगार है वही लोग हमारे सपोर्ट में हैं। जी नहीं, जो हमारे डीएसपी रैंक के हैं, जो हमारे टीचर है, गवर्नमेंट टीचर है, जो हमारे इंजीनियर हैं, वे लोग भी लगातार संपर्क करते हैं कि हम लोग आज कई सालों से फलाने विद्यालय में सेवा दे रहे हैं, लेकिन 2 साल पहले जो बंदा यूपी बिहार से चल के आया, आज वो प्रिंसिपल है। आप गिरिडीह के तमाम हाई स्कूल का सर्वे कर ले, तमाम +2 का सर्वे कर ले, तो आज जो आवाज हम लोग बन रहे हैं, जो बातें हम लोग कर रहे हैं, ये एक वर्ग की नहीं, एक जात की नहीं, एक क्लास की नहीं, ये पूरे झारखंड की आवाज है। आज जहां तक गिरिडीह का प्रश्न है, सुनने में आया है कि जमशेदपुर के बाद अगर सबसे ज्यादा छोटी मोटी में फैक्ट्रियां, कंपनियां, उद्योग अगर कहीं है तो गिरिडीह में है। लेकिन ये भी आपको जानना होगा कि आज अगर दिल्ली की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, हैदराबाद की बात करें, क्योंकि मैं वहां से होके आया हूं, सबसे ज्यादा जो लेबर हमें मिले, सबसे ज्यादा जो मजदूर मिले, वो गिरिडीह के थे। सबसे ज्यादा मजदूर जो हमें दिल्ली में मिले, हैदराबाद में मिले, वो गिरिडीह के थे। कहाँ के थे? आपके डुमरी के थे, बगोदर के थे, धनवार के थे, बिरनी के थे। तो मैक्सिमम जो वर्कर जिनको आप लेबर बोलते हैं वो हमें दिल्ली में मिले, वो गिरिडीह के थे। तो ऐसे में एक सवाल ये भी बनता है भाई कि जब फैक्ट्रियां हमारी जमीनों पर, ये खंडोली का डैम का पानी हमारी जमीनों पर, तो इस पानी से हमको क्या लाभ मिल रहा है? एक सवाल बनता है। तो इसलिए आज इस बात को याद रखिए, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र का मतलब है एक अच्छे लीडर का चयन करना। इसी भीड़ में हो सके कोई डॉक्टर की जानकारी रखता हो। एक बात याद रखिए, अगर एक डॉक्टर गलती करे तो एक आदमी की जान जाती है। एक डॉक्टर यदि गलती करे तो एक आदमी की जान जाती है। एक इंजीनियर अगर गलती करे तो किसी पुल के या किसी
योजना के ध्वस्त होने से 30, 40, 50 लोगों की जान जाएगी। एक ड्राइवर अगर गलती करे तो हार्डली 5, 10, 50 लोगों की जान जाएगी। लेकिन अगर एक लीडर गलती करे, जान जाए या ना जाए, जीते जी मुर्दा कर देंगे। इस बात को जान लीजिए, जीते जी आपको मुर्दा कर देंगे। इसलिए अब लीडर का गलती नहीं होना चाहिए। बाकी लोग अगर गलती करेंगे तो मिनिमम लोगों को नुकसान होगा। एक लीडर अगर गलती करेगा तो मैक्सिमम लोगों को नुकसान होगा। इसलिए आज इस राज्य को पढ़े लिखे युवाओं की दरकार है, जो दिल्ली में जाए या राजधानी में जाए, आपके नेतृत्व को रख सके। अभी उदाहरण के लिए कल मैं रामगढ़ से होके आया। रामगढ़ में रामगढ़ बोकारो वहाँ 3 गो सड़क आया है, 3 गो सड़क बन रहा है। उन्होंने बताया कि मैंने 30 लाख में सड़क के किनारे जमीन खरीदा था। इस सरकारी सड़क में वो मेरा सारा जमीन चला गया और बदले में हमको मात्र 4 लाख, क्योंकि उसने रेट क्या मिला था, क्योंकि सड़क किनारे जमीन थी। जाहिर सी बात है, अगर उसने 30 डिसमिल लिया होगा तो 30 लाख लगा होगा। लेकिन सरकारी रेट में क्या है, 16,000, 15,000। बताइए, अगर आपका एक लीडर होता तो सदन में जाके इस चीज को प्रेजेंट करता कि भाई आप उसके 40 साल की नहीं, 40 पीढ़ी की जमा पूंजी को ले रहे हैं, तो एक ऐसा मुआवजा लगाइए। ऐसे भी आप सड़क बनाते हैं या फिर कोई भी सरकारी योजना लेके आते हैं, कॉर्पोरेट को फायदा होता है, टेंडर लेने वाले को फायदा होता है, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनको फायदा होता है, जो डिपार्टमेंट के मिनिस्टर होते हैं उनको फायदा होता है। तो उस जमीन के मालिक को फायदा क्यों नहीं होना चाहिए जिसका जमीन गया है? क्योंकि हाउस में रखने वाला आपकी बात को कोई नहीं है। हाउस में जब तक आपका रिप्रेजेंटेटिव नहीं मिलेगा, जो आपकी बातों को रख नहीं पाएगा, इसी प्रकार हमारा नुकसान होगा। इसलिए आज हाउस में अच्छे लीडर को भेजिए जो हमारी बातों को रख सके, जिनकी योजनाओं में, जिनकी तर्क संगत बातों में एक ऐसी शक्ति हो जो झारखंड का जीर्णोद्धार कर सके। इसलिए आज चूंकि हम लोग ज्यादा समय बोल पाने में असमर्थ है, अस्वस्थ है बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी हमें आमंत्रण था कि इस कार्यक्रम में हमें आना है। इसलिए आज जितने भी नौजवान आए हैं, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। हम लोग लोकतंत्र की मर्यादा का अनुकरण करते हुए हम लोग राजनीतिक बदलाव का जो संकेत दिए हैं इस राज्य में, और ये संभावना दिख रही है। इस बात को मानिए, वो कहते हैं ना कि जब जब अन्याय होता है, जुल्म होता है, कोई ना कोई आके खड़ा होता है। आज 2 साल पहले हमें कोई नहीं जानता था, मेरे प्रखंड से बाहर लोग मुझे नहीं जानते थे। मैं आपका ये खंडोली डैम जब 3री या 4ठी क्लास में था, 2004-5 के आसपास तब आया था। लेकिन आज पूरे राज्य के लोग अगर जान रहे हैं तो कहीं ना कहीं वही नियति की मांग है, समय की मांग है, वही लाचार बेबसों की आवाज बने हैं, तब जाकर आज आपके बीच में खड़ा हूँ। इसलिए आज मैं आज के इस सभा के माध्यम से तमाम झारखंड वासियों से अपील करूंगा, उनसे निवेदन करूंगा कि इस आंदोलन में हमारा हिस्सा बनेंगे। ये आंदोलन हमारे लिए नहीं, ये आंदोलन आने वाली पीढ़ी के लिए भी है। ये आंदोलन, ये राजनीतिक चेतना झारखंड के आने वाले भविष्य को सुदृढ़ करेगी। इसलिए आज जितने भी नौजवान, जितने भी अभिभावक इस मिट्टी से आकर जुड़े हैं, हमारी बातों को सुनने के लिए आए हैं, उन सभी से मेरा अनुरोध होगा, आज इस झारखंड राज्य की जो कल्पना की गई थी, आज कहीं ना कहीं वो कल्पना बन के रह गई है। उस कल्पना को अगर हकीकत का रूप देना है तो नौजवान आपको सोचना होगा। अगर आज आप और हम नहीं सोचते हैं, उसी प्रकार हमारी बहालियों को अन्य राज्य के लोगों को बेचा जाएगा। हमारे खेत खलिहानों को कहीं डैम के नाम से, कहीं किसी योजना के नाम से, मिल्स फैक्ट्री के नाम से कॉर्पोरेट के हाथों में दे दिया जाएगा। इसलिए आज झारखंड को बचाने के लिए हर एक नौजवान को, हर एक घर से एक बेटे को आगे आके और एक मुहिम चलानी होगी कि हर एक ग्राम एक जयराम, इस नारे के साथ चलना होगा। मैं अकेला कहाँ जाऊंगा? कल ही 5 जगह रोड एक्सीडेंट हुआ था, हमने एक ही लाइन कहा कि 5 जगह हम कैसे पॉसिबल है अटेंड कर पाएंगे। इसलिए हर एक ग्राम में अगर वास्तव में मैंने इस राज्य की नींद उड़ाई है, ब्यूरोक्रेट्स की, शासन की, तो आप मेरे जैसा प्रयास कीजिए कि हर एक गाँव से एक नौजवान उभर कर सामने आए। और ये तो हमने किया है, पिछले 2 सालों में किया है कि आज इस राज्य में जो राजनीतिक परिवेश है, जो ब्यूरोक्रेट्स की मानसिकता है, उसे तो बदलने का काम किया है। हाल ही फिलहाल हमारा सामना सीधा बन्ना गुप्ता से हुआ था। वहाँ के एसपी ने सीधे बन्ना गुप्ता से कहा कि सर आपको जो करना है बाद में कीजिए, लेकिन इस पंगे में आपका सामना टाइगर से है और वो लड़का बड़ा खतरनाक है। सुनने में आया वो पुलिया पार कर रहा है, आपसे रिक्वेस्ट है अपना होर्डिंग बोर्डिंग उठाए घर चल जाए, अगर वो यहाँ आएगा तो बवाल होगा।
जबकि अनुमान क्या होता है कि एक एसपी आंदोलनकारी पे दबाव बनाता है कि मंत्री जी से पंगा हुआ है। ये मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, प्रधान से पूछिएगा। एक एसपी आंदोलनकारी को दबाव देता है, जैसे मान के चलिए रोकीदा को दबाव देगा या फिर हमारे यमुना दा को दबाव देगा, मुखिया जी को दबाव देगा कि मुखिया जी रोकी जी आंदोलन मत कीजिए, सामने जो शख्स है वो मंत्री से पंगा हुआ है, आप वापस हो जाइए। लेकिन एसपी उल्टा मंत्री को बोल रहे हैं, मंत्री जी पीछे जाइए, टाइगर जो कोलांचल का है वो कोल्हान कभी भी आ सकता है, पीछे। और आप पता कीजिए, मंत्री को बन्ना गुप्ता को अपना होर्डिंग बोर्डिंग सोर्डिंग उखाड़ के घर लेके जाना पड़ा। सोशल मीडिया में देख लीजिए, अपना एक को पोस्टर उखाड़ कर उस बांध में जो उन्होंने कब्जा किया था, उस जमीन में जो कब्जा किया था, मंत्री को पीछे हटना पड़ा। ये 2 साल का इतिहास, ये 2 साल का आंदोलन का देन है। इसलिए आप सोचिए कि हम लोग कहीं नहीं है, कुछ नहीं है, अरे वो वार्ड सदस्य नहीं है। अगर हम लोग कहीं दिल्ली अगर एमपी बन के एमएलए बन के चयन होके आते हैं तो केवल सोचिए कि हम लोग क्या कर सकते हैं। आज देखिए, किसी भी, चूंकि हमारा संबंध कोयलांचल से, कोयलांचल के खदानों में जब भी जीएम से हमारा मीटिंग होता है, जीएम एक लाइन बोलता है, यार रिक्वेस्ट लड़का को लेके मत आना। आप देख सकते हैं, ये कोई हम लोग ये नहीं कि आपके सामने कह रहे, वीडियो में लाइव जाके देखिए, सही बात। सामने हमारे एसडीपीओ बैठे हैं और उसी कड़कती अंदाज में हमने कहा कि डीसी का जमीन गया है, जो डीसी का भी नौकरी करते हैं यहाँ। आज किसमें ये हिम्मत है कि बगल की कुर्सी में 6 इंच के फासले में एसडीपीओ बैठा है और जरा मत कुर्सी को पटक के कह रहा, दिखाइए डीसी का कितना जमीन गया है, यहाँ डीसी की भी तो जमीन इस फैक्ट्री में गया है। तो ये साहस आज 2 सालों में हमने खड़ा किया। जहां लोग दुम दबा कर भागते थे, जहां लोग शासन प्रशासन के नाम से बैकफुट बन जाते थे, आज आंख से आंख मिलाकर सामने आके खड़ा होते हैं। तो सोच के देखिए, जिस दिन ये दहाड़ पहाड़ के ऊपर से नहीं सदन में होगी, आप अनुमान लगा सकते हैं इस राज्य में क्या बदलाव होगा। दिल्ली झारखंड पहुंच जाएगी। अब बिल्कुल हम लोग आश्वस्त करते हैं कि अगर हम लोग एमपी के लिए चुने जाते हैं तो हम लोग का स्वभाव यहाँ गिरिडीह के एमपी, कोडरमा के एमपी और हजारीबाग के एमपी के जैसा नहीं होगा। हमारा स्वभाव जमशेदपुर के पूर्व एमपी शहीद सुनील महतो के जैसा होगा। मैं आपको उस शख्स को याद दिलाना चाहूंगा, क्योंकि झारखंड के इतिहास में एक ही एमपी का मर्डर हुआ है, वो सुनील महतो का हुआ है। जब वे 7 दिन बाद कोयला मंत्री बनने वाले थे, उनका हमेशा टाटा से विस्थापन को लेकर पंगा होता था, हमेशा विस्थापित रैयतों की बात करते थे। इसलिए अगर हम आज उनका परिवार जिंदा है, उनकी माँ जिंदा है, आज भी उस परिवार को एक टूसू मेला लगता है, उस मेला में जो पैसा बचता है उनके परिवार को दिया जाता है। सोच के देखिए कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का परिवार कैसा। और यही हमारे सीपीसी, यही हमारे जयंत सिन्हा, पता कीजिए उनका क्या स्थिति है। किसी के पास 10,000 करोड़, किसी के पास 50,000 करोड़। इसलिए एमपी ऐसा होना चाहिए जो आपके बीच का अगर है तो आपके बीच के जैसा होना चाहिए। और आप इस बात को लेकर आश्वस्त हो सकते हैं कि हम लोग अपने वचनों से नहीं मुकरेंगे। अगर मुकरने का रहता तो मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, दोनों नेशनल पार्टियां हमारे संपर्क में हैं। और यही नहीं कि आप गिरिडीह से लड़िए, आपका जहां मूड करे, आप तो झारखंड के लीडर है, मन करे रांची से लड़िए, मन करे जमशेदपुर से लड़िए, बस बोल दीजिए कि आप हमारी पार्टी से लड़ रहे हैं। क्या उम्र है हमारी, 29 साल उम्र है हमारी, क्या प्रलोभन दे रहे हैं? सीधे दिल्ली का दे रहे हैं। अभी कौन दे रहे हैं? इंडिया और एनडीए गठबंधन वाले लोग दे रहे हैं। आज के डेट में अगर ये ऑफर किसी दंड विभाग को आए तो दुम दबा कर भाग जाएगा, क्योंकि कोई भी जानता है कि अगर हम ढंग से खाली सिलेक्शन कर ले इंडिया और एनडीए का तो आराम से दिल्ली जा सकते हैं। और 1 सीट से नहीं, 2-3 सीटों से ऑफर है हमारा। लेकिन अगर आज हम लोग फिर उसी राजनीति को अनुसरण करते हैं तो झारखंड में जो इतने सालों बाद एक उम्मीद जगी है, ये उम्मीद कहीं ना कहीं फिर खड़ा नहीं हो पाएगा। इसलिए आज हम लोग झारखंड में एक ऐसा बदलाव करेंगे कि जो सदन में जाने वाला हो सड़क से उठा के किसी को भेज देंगे, वो बड़ी पार्टी को बदलेंगे। जो बड़ी पार्टी बन गई है, या तो नेता का बेटा नेता बनेगा या तो कोई सेठ परिवार का बेटा नेता बनेगा। आप झारखंड के पिछले 10 साल के आंकड़े को उठाइए, पिछले 10 साल में जितने नए लीडर बने, चलिए हम नाम ही गिनाते हैं। नेहा शिल्पी तिर्की बनी, अंबा प्रसाद बनी,
और अगर 2-4 नाम आप जानते हैं तो गिनाइए। या तो अपने परिवार के कारण बने होंगे, हाँ एक संजय सेठ बने वो पैसे के कारण बने, जयंत सिन्हा बने अपने बाप के नाम से बने। आप झारखंड के पिछले 10 साल का इतिहास हमको बताइए कि कोई लीडर ऐसा आया हो जो अपने टैलेंट के दम पर लीडर बना। हाफिजुल हसन बने हैं सर। हाफिजुल हसन अपने बाप के नाम पे बने, एक भी लीडर का नाम बताइए। किसी कम्युनिटी का, किसी समाज का, किसी समुदाय का बताइए। अगर पैसे वाला ही लीडर बनेगा, नेपोटिज्म वाला ही लीडर बनेगा, तो भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री क्यों बना भाई? क्यों बना एक लोकतांत्रिक देश? क्यों बना भारत एक प्रजातांत्रिक देश? क्यों ये संविधान की धाराएं, क्यों ये संविधान? तो इसलिए आज ये आंदोलन महज एक आंदोलन नहीं, कम से कम इस राज्य की जो विचारधारा है, इस राज्य की जो व्यवस्था है, इसको आज सीधा चुनौती देने का काम किया है। अगर आपको उतना तो छोड़िए, क्या है अपने तारीफ करें। आज दुनिया की सबसे नंबर 1 पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को भी इस आंदोलन पर सोचने को मजबूर किए हैं। उसका उदाहरण, उसका 2 उदाहरण, जयप्रकाश भाई पटेल। आज कौन पूछते हैं इस शख्स को भाई? अमर बावरी, जिनको आज विपक्ष का नेता बनाया गया, कौन पूछता? अरे वो बंदा माने या ना माने, उसका जो IFPA ढकना लोग हैं बोलते हैं जरा बाबू तोरे कारण आज झारखंडियन के बीजेपी में वैल्यू मिला हो। सही बात। मैं यही देखिए ना, गोड्डा के सांसद गैर झारखंडी, जो हमारे गिरिडीह के पूर्व सांसद 5 बार गैर झारखंडी, हजारीबाग के सांसद गैर झारखंडी, चतरा के सांसद गैर झारखंडी, पलामू के सांसद गैर झारखंडी, रांची के सांसद गैर झारखंडी, और सारे के सारे बीजेपी से। तो कहीं ना कहीं अगर आज JP पटेल और अमर बावरी को अगर कदर पद बढ़ा है तो ये आंदोलन को आप इग्नोर नहीं कर सकते। सही बात। और उतना तो छोड़िए, आपके आंदोलन को नीतीश कुमार भी देख रहे हैं, इसीलिए खीरू महतो उठा के राज्यसभा ले गए। खीरू महतो अपनी राजनीति के अंतिम कार्यकाल में थे, लेकिन उस शख्स को नीतीश कुमार भी उठा के बिहार राज्यसभा ले गए। कहे देखा कि भाई ये आंदोलन जोरदार चल रहा है, आंदोलन का नेतृत्व करने वाला जिस समुदाय से है उसी समुदाय को लेके गए। नीतीश कुमार और किसी को ले जा सकते थे। इस आंदोलन का सब लोग वाच कर रहे हैं, सेंट्रल पार्टियां वाच कर रही है, पड़ोसी राज्य के लोग वाच कर रहे हैं। उतना तो छोड़िए, हमारे इंस्टाग्राम में अभी भी मैसेज है, कोई फेंका फेंकी बात नहीं। छत्तीसगढ़ के एक विधायक के साथी ने हमें धन्यवाद दिया कि 6 महीना से विधायक जी ने आपका वीडियो देखा, MLA बन गए हैं। वो झारखंड में शायद कहीं डिफेंस की नौकरी करते थे, अब कहाँ करते थे हमको उतना नहीं मालूम, हमने उतना जानकारी भी नहीं लिया। बोला 6 महीना पहले उनको किसी ने लिंक भेजा था यूट्यूब का, किस लड़के को फॉलो करो, इसकी तरह अपने आप को ढालो, और उन्होंने 6 महीना में रिजल्ट दिया, छत्तीसगढ़ से MLA। तो आज ये एकाएक इतनी सारी चीजें अगर घटी हैं तो कहीं ना कहीं हमारी आइडियोलॉजी के कारण हम लोग जितनी प्रखरता के साथ, जिनकी मुखरता के साथ बातों को रखते हैं, और उन बातों को रखते हैं जिनको रखने के लिए MP MLA की हवा टाइट हो जाती है। उतना तो छोड़िए, आपका बगल का जो विधायक है सुदीप सोनू, जितना जो चकता पुचकता इसको पूछिए कहाँ से चकता, सब हमारा भाषण कॉपी करता है। ये हमने बोला, उनका आदमी बोला। अरे जितना तो उछल कूद करते हैं सुदीप सोनू, पूछिएगा। अरे दिन में हमको कितना गरिया है, कितना हमको इग्नोर करे, रात को सब वाच करता है कि थोड़ा कर रहा, थोड़ा मौका भी मिला है। पूछिए उनको, हाथ रखवाइए गीता में उनको, कहिए देखते हैं कि नहीं देखते हैं, रखवाइए मुख्यमंत्री को हाथ रखवाइए, जो भी उनका धार्मिक मान्यता है, आस्था है। पूछिए उनको कि आप तो भाई 15-20 साल में पॉलिटिक्स में ये नारा नया नया सुन रहे, कैसे लिया झारखंड, लड़के लिया झारखंड। हाँ। ये नारा भले पुराना है, कॉपी। लेकिन इस नारे को जिंदा करने वाला शख्स हम है। पूछिए माननीय मुख्यमंत्री को। इसलिए आज इस बात को जानिए कि आंदोलन महज एक आंदोलन नहीं, ये झारखंड का जीर्णोद्धार करेगा। और नहीं तो इसी प्रकार आज हमारी स्थितियां, आज एक आम व्यक्ति क्या हो रहा है, आम व्यक्ति प्रत्येक दिन गरीब हो रहा है, क्योंकि सदन में ढंग से चर्चा करने वाला कोई नहीं, हर कोई कॉर्पोरेट का समर्थन में। आज माननीय मुख्यमंत्री कैसे हमारे साथ आएंगे? हाल ही फिलहाल उनकी एक चचेरी बहन का शादी हुआ, टाटा ने 80 लाख खर्चा किया। बताइए वो कैसे टाटा के अतिक्रमण के खिलाफ जाएंगे? सही बात। बताइए कैसे जाएंगे?
ये कैसे संभव है कि माननीय मुख्यमंत्री की चचेरी बहन की शादी में जो टाटा 80 लाख फाइनेंस करता है, पंडाल में, तिरपाल में, लाइट में, आप उनके खिलाफ कैसे जाएंगे? इसलिए आज ये समस्याएं जो हमारे पास आके खड़ी है, इसका समाधान पहला लक्षण पॉलिटिक्स से ही होगा। आज जो लंबी लंबी सड़कें आती हैं, कोई सदन में चर्चा करने के वाला नहीं बैठा है जो हमारी जमीनों पर, हमारी नौकरियों पर, हमारे उद्योगों पर, हमारी नीतियों पर चर्चा कर सके। इसलिए आज जितने भी नौजवान यहाँ पर आए हैं, मैं उनसे करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि आप 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा, विधानसभा चुनाव होगा, मैं आग्रह करूंगा कि भारत में किस मुद्दे पे लड़ा जाएगा मैटर नहीं करता है। झारखंड में अगर लड़ा जाए तो झारखंडियत के मुद्दे पे लड़ा जाए, विस्थापन के मुद्दे पे लड़ा जाए, रोजगार के मुद्दे पे लड़ा जाए। ये हम आपसे आह्वान करना चाहते हैं कि झारखंड में एक ऐसा परिवेश बनाइए, एक ऐसा माहौल बनाइए जो इंडिया पाकिस्तान के नाम से झारखंड में ना लड़ा जाए। रोजगार का मुद्दा हो, विस्थापन का मुद्दा हो, पलायन का मुद्दा हो, ये मुद्दा हमारा प्राथमिकता रहे। एक ऐसा माहौल क्रिएट कीजिए, और नहीं तो फिर हम वोट दे लेंगे और हमारी 12 लाख की आबादी कहां? कोरोना काल ने आपने देखा, वो तो रजिस्टर्ड हुआ था 12 लाख, अनरजिस्टर्ड कितना होंगे? 20 लाख आबादी हमारी बाहरों में भटक रही है। कहे भाई 40% का नहीं संपदा, 50 से 60 हजार हमारे पास रजिस्टर्ड छोटी से बड़ी कंपनियां। अगर एक एक कंपनियों में विधायक अगर चंदा ना ले, मैं आपको क्लियर बताता हूं, क्योंकि हमारे पास भी ऑफर आता है कि अब काहे हमको परेशान करते, मेरा फैक्ट्री में ताला लगा रहे हैं, बोलिए क्या चाहिए। अगर एक एक फैक्ट्रियों में, कंपनियों में केवल विधायक और सांसद चंदा ना ले तो वहां अभी 8% में दावा के साथ कहता हूं 100 रोजगार सृजन होगा। अभी आज के तारीख से बस खाली बोल दे कि विधायक और सांसद चंदा नहीं लेंगे, अभी 100 रोजगार सृजन होगा। अब मान के चलिए झारखंड में गूगल कीजिए कितनी कंपनियां हैं, नहीं करने से भी कुल मिलाकर तो खैर 50,000 के आर पार है, लेकिन ढंग की मुझे लगता है 30,000 कंपनियां झारखंड में है। अगर आज के डेट में हमारे MP MLA चंदा का धंधा छोड़ दें तो 30,000 गुना 100 कीजिए, यानी 30,000 में अगर 2 जीरो डालेंगे तो कितना होगा आप सोच लीजिए, सीधे 30 लाख का आंकड़ा होगा, सीधे 30 लाख का आंकड़ा होगा। ये मजाक का विषय नहीं है। मैंने बार बार कहा, नेताओं की नियति साफ होनी चाहिए, उनका नियत जिस दिन साफ होगा, झारखंड में रोजगार का कोई कमी नहीं है। आज कोई भी, क्योंकि हम लोग धनबाद बोकारो से आते हैं, कोई भी नया माइंस आता है तो विधायक जी को 5 लाख का महीना, सांसद जी थोड़ा सा पावरफुल है उनको 10 लाख का चंदा, 2-4 को लठे थे उनको 1.5 लाख, 2 लाख 50 हजार का चंदा। ये चंदा का धंधा अगर ये नेता लोग बंद कर देंगे तो हर एक कंपनियों में, हर एक फैक्ट्री में जो रोजगार मिल रहा है उसको छोड़कर एक्स्ट्रा 100 रोजगार पैदा होगा। मुझे लगता है वो 30 लाख बहुत बड़ी राशि, बहुत बड़ी संख्या होती है, ये कोई मायने नहीं है। इसलिए आज सोच के देखिए कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं। आज किनके हाथों में हम लोगों ने नेतृत्व दिया है, जिन लोगों के हाथों में हमने नेतृत्व दिया है, आज वे लोग हमारी क्या दुर्दशा कर रहे हैं। इसलिए उस दुर्दशा से लड़ने के लिए, आज इस झारखंड की उन्नति के लिए, इस झारखंड को एक अग्रणी राज्य बनाने के लिए आज युवाओं को आगे आने की आवश्यकता है। अगर आज हम आगे नहीं आते हैं तो याद रखिएगा, एक दिन हमारे पास शायद कुछ ना बचे। आज देख सकते हैं पहाड़ों पर कब्जा, आज नदियों पर कब्जा, आज कहां तक नहीं कब्जा पहुंचा। आज बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नहीं, आप झारखंड और गैर झारखंडी को बांटने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल गलत बात है। भारत देश के जितने भी राज्य अलग हुए हैं, अपनी आइडेंटिटी को लेकर अलग हुए हैं, चाहे तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश का अलग होना, या फिर बॉम्बे का 2 टुकड़ों में महाराष्ट्र और गुजरात बनना, या फिर पंजाब और हरियाणा का बनना, या मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बनना, कहीं ना कहीं उसी कड़ी का हिस्सा था। जब वो सारे राज्य उसी कड़ी का हिस्सा थे, तो जब हम बिहार से राज्य अलग झारखंड बने तो उसी कड़ी का हिस्सा क्यों नहीं। आज जो लोग ये बात कहते हैं कि आप झारखंड और गैर झारखंडी करते हैं, उनसे पूछिए। अभी हाल ही फिलहाल में तेलंगाना अलग हुआ है 2004 में, 2014 में। उनसे जाके पूछिए, बकायदा हम गए भी थे, हमने वहां के पढ़े लिखे लोगों से चर्चा किया, डॉक्टर जो लोग हैं उनसे चर्चा किया कि भाई आप कहाँ से। उन्होंने कहा हम आंध्र प्रदेश से हैं। हम बोले आप यहाँ जॉब कर रहे हैं? बोले हाँ ये प्राइवेट सेक्टर है। हम बोले अगर ये सरकारी होता तो? बोला सरकारी होता तो तेलंगाना काहे बना है, आंध्र प्रदेश के लोग तेलंगाना में क्या काम।
तो ठीक उसी प्रकार अगर हम छाती ठोक के कहें कि जब बिहार से झारखंड अलग हो गया है तो सरकारी सेक्टर में बिहार के लोगों का क्या काम, यूपी के लोगों का क्या काम, क्या गलत है भाई? कहने में कौन सा डर, कौन सा झारखंडी गैर झारखंडी काहे राज्य अलग बना है? बताइए काहे राज्य अलग बना है? अभी हाल फिलहाल आप पेपर में देखे होंगे कि हमारी गांव की जो पीसीसी सड़क उसमें भी 90% ठेकेदार यूपी बिहार के। तो झारखंड राज्य काहे बना है? झालमुड़ी बेचने के लिए? झारखंड राज्य चिनिया बादाम बेचने के लिए बना है? बताइए, कोई गलत नहीं है। जिनको बुरा लगता है लगे, हम अपने स्टैंड में कायम हैं, हमारा स्टेटमेंट कभी नहीं बदलेगा। जिनको पेट में दर्द हो होने दीजिए। हमारे लोगों को बिहार में जिस प्रकार से नौकरियां मिलती हैं उसी प्रकार से बिहार यूपी के लोगों को झारखंड में मिले 10% में, प्राइवेट सेक्टर मिले 25% में। लेकिन आप देखिए जितना भी आउटसोर्सिंग, जितने भी कॉन्ट्रैक्टर, जितने बड़े बिल्डर, जितने बड़े ठेकेदार, सब तो गैर झारखंडी है। तो बच्चा भाई हम लोग क्या करें? चिनिया बादाम बेचे खंडोली में, ले बादाम कच्चा बादाम, क्या करें बताइए? इसलिए ये लड़ाई हमारी कहीं गलत नहीं है मेरे साथियों। जो आपको भ्रम में लाए उनको एक लाइन पूछेगा कि भारत के संविधान को आप पढ़िए। अगर आप में इतनी कुव्वत है, आप में अगर इतनी साहस है तो जाके भारत के संविधान में लिखवा दीजिए इंडिया इज ए कंट्री, हम कभी विवाद ही नहीं करेंगे। अगर किसी की हैसियत है भारत देश में, लिखवाए इंडिया इज ए कंट्री, कभी नहीं हो पाएगा। इंडिया इज ए कंट्री ऑफ स्टेट्स। आप स्टेट को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, आप स्टेट की आइडेंटिटी को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। अरे उतना तो छोड़िए, अब हिंदी हिंदुस्तान की बात होती है ना भाई, आप हिंदी को ही पूरे भारत की भाषा बनाइए, हम मानेंगे। तमिल वाले कभी नहीं स्वीकार करेंगे। काहे स्वीकार करेंगे? उनका अपना तर्क है कि तमिल भाषा हिंदी से प्राचीन भाषा है कि नहीं? ये भारत की यही खूबसूरती है कि विविधताओं में एकता, सभी की विविधताएं हैं, उनको संभाल के समेट के रखिए। लेकिन आप किसी आइडेंटिटी के नाम पर किसी एक को डैमेज करेंगे, ये कोई स्वीकार नहीं करेगा। जब गुजरात की आइडेंटिटी है, अभी हाल फिलहाल हमारे एक साथी का गुजरात में सिलेक्शन हुआ था, इंटरव्यू गुजराती लिटर में पटक दिया। जो न पढ़ेगा ना इंटरव्यू में जाएगा, ना वो पढ़ेगा ना इंटरव्यू में जाएगा। अभी भाषा की बात आती है, अभी सिंपल 28 तारीख को और 4 तारीख को सीजीएल का एग्जाम है ना भाई, झारखंड का एग्जाम है। अगर वहाँ सवाल ये पूछा जाता कि बोधनी ढेकिया कूटा ढेकिया कुटते कुटते कानी अंग्रिया छछाए ले, राजस्थान का आदमी का समझ में आएगा बताइए? क्या बताइए? सवाल तो यही होता है। अरे भाई परीक्षा में क्या सवाल होता है? यही होता है, एक कहानी का सार होता है, आंसर देना होता है, तो इसी प्रकार होता है। बाकी कितना भी राज्य है जहाँ गुजराती में, बंगाली में, मराठी में सवाल लिया जाता है, देखिए इसी प्रकार लोक कथाएं होती है, उनके आंसर करना होता है, उनकी भाषा उनको समझ में आती है। तो बताइए कौन समझता कि बोतली ढाकिया कुटा होला कुटते कुटते कानी अंग्रिया कुटाई ले, ये समझता? असम का आदमी समझता? नहीं समझता। तो ये है भाषा की ताकत। इसीलिए भाषा के प्रति बिल्कुल कट्टर होना पड़ेगा। हम सम्मान सभी भाषा का करते हैं, लेकिन भैया कानूनी मान्यता उन्हीं भाषाओं को मिलेगी। नहीं होता झारखंड में जिला वाइज दीजिए, बुद्धिजीवियों की बैठक बुलाइए, लेकिन आप झारखंड की आइडेंटिटी को इस प्रकार तौहीन नहीं कर सकते हैं। यदि आज झारखंड की आइडेंटिटी तौहीन हुई और अगर हम चुप बैठे, आज तो 20 लाख लोग बाहर हैं, कल वो कहीं 40 लाख की संख्या ना पार करे, पूरा झारखंड बाहर हो सकता है। और आप जाके देखिए आपके कोयला के खदानों में, आपकी इन 50,000 फैक्ट्रियों में कहाँ के लोग हैं? उतना तो छोड़िए, आप जो बड़े बड़े विश्वविद्यालय वहां जाके देखिए। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ बाहरी मित्र की बात होती है, क्या हमने गिरिडीह के डीसी को कभी कहा कि डीसी गो बैक? नहीं कहा, क्योंकि भाई ये सेंट्रल वैकेंसी है, ये फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी है। क्या हमने कहा? या फिर बिनो भाई में जो प्रोफेसर हैं उनको कहा कि अरे आप तो सब मैक्सिमम यूपी बिहार के चले जाइए? कहा? नहीं कहा, क्योंकि वो नेट जेआरएफ वाले हैं, सेंट्रल वैकेंसी है। अब यदि कोई टीजीटी की नौकरी में आएगा, कोई चपरासी बन के आएगा, कोई दरोगा बन के आएगा, तो विरोध करे कि नहीं करे? बताइए। करना चाहिए क्या भाई? हमने बताइए कब डीसी का विरोध किया? बताइए हमने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का कब विरोध किया? अब टीजीटी में भी आप लोग आएंगे, पीजीटी में भी आप लोग आएंगे, तो हम लोग हाथ सिलते हैं? नहीं वही आपको हम लोग हाथ सिलते हैं। अब चपरासी में भी आप आइएगा, जमादार में भी आप आइएगा, हवलदार में भी आप आइएगा, तो हम लोग क्या करेंगे? घंटी बजाएंगे? इसलिए बिल्कुल भ्रम में मत पड़िए। जाइए, अगर आपको जानना है तो हर स्टेट में घूम के आइए। सबके रिश्तेदार रहते होंगे, कर्नाटक में रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं, पूछिए क्या कंडीशन है, पूछिए भाई,
गुजरात में रहते हैं, पूछिए क्या कंडीशन है। यानी इनको दर्द होता है केवल झारखंड से कि झारखंडी कुछ ना मांगे। कहे ना 40% कोयला, 40% खनिज संपदा, कोयला, अवरक, ढका पत्थर सब यहाँ है, यही इनको दर्द होता है। आज हमारे लोग, हम बिल्कुल महाराष्ट्र में खड़े थे, हमने मराठी लोगों के बीच कहा कि देखिए आपके सामने हम कहेंगे, आपके महाराष्ट्र के लोग हमारे झारखंड में रहते हैं, लगभग हम 50 लोगों को जानते हैं, लेकिन वो 50 के 50 HR हैं, GM है, हमारे वहां के 5 लाख लोग आपके महाराष्ट्र में रहते हैं, सारे लेबर बन के रहते हैं, सारे लेबर बन के रहते हैं। उन्होंने भी कहा कि हमें नहीं पता था कि झारखंड में इतना अन्याय हो रहा है। तो बोले आपके देखिए, आप महाराष्ट्र के लोग हैं झारखंड में, लेकिन वो कहाँ है, HR के रैंक में है, GM के रैंक में है, सुपरवाइजर के रैंक में है, और हमारे लोग आप ही के महाराष्ट्र में रहते हैं, क्या है, वर्कर हैं, लेबर हैं। तो ये स्थिति हमारी है। क्या लड़ाई गलत है भाई? कौन सा हम लोग गुनाह किए? अगर झारखंड में झारखंडियत की बात किए तो बताइए, ये आप पे छोड़ देते हैं। अगर हम लोग गुनाह किए, अगर ये कहना अपराध है, तो हम लोग कभी नहीं चाहेंगे आप हमारा सहयोग करें। लेकिन अगर आपको 1% भी लगता है कि नहीं, 23 सालों के इतिहास में कोई आया है जो पहाड़ से झारखंड को लेकर दहाड़ मारे, तो साथ देना चाहिए, साथ देना चाहिए। नहीं तो आज लोग गूंगे हो चुके हैं। विधानसभा में जब CGL की बात आती है, पेपर लीक की बात आती है, किसी का थोथना नहीं खुलता है, सब चुपचाप हो जाता है। लेकिन जैसे ही पेमेंट बढ़ाने की बात आती है, सब खुश हो जाते हैं। अरे कोई पक्ष रहे विपक्ष रहे, 2,72,000 विधायक का पेमेंट, उसको हम लोग काट के 50,000 में लाएंगे। सेवा करने वाला को इतना पैसा नहीं चाहिए। 81 को विधायक से अगर हम लोग 2-2 लाख बचाएंगे तो गुना कीजिए, तो कितना बचा रहे हैं एक महीना में? एक बंदा का 2 लाख, 81 को है, उतना पैसा हम लोग एक महीना में बचाएंगे। अगर उस पैसा से हम लोग मान के चलिए, ये हमारा खुला मैदान दिख रहा है, हम लोग यहाँ अगर 5 एकड़ जमीन ही अधिग्रहण करते हैं, 20 एकड़ करते हैं, ग्रामीणों की रजामंदी से 21 साल के लिए, 20 साल के लिए, 25 साल के लिए करेंगे, और हम लोग ये पॉलिसी बनाएंगे कि जो लोग जमीन देंगे, जब तक यहाँ फैक्ट्री रहेगा, जब तक कंपनी रहेगा, तब तक नौकरी पीड़ित परिवार को जाएगा। क्योंकि वो 40 साल से खा रहा है, कोई 400 साल से जमीन खा रहा है, तो एक पीढ़ी नौकरी क्यों करेगा भाई? अभी एक बात बताइए, टाटा का स्थापना हुआ था 1907 में, गूगल कीजिए, टाटा का ही कोई आदमी फाउंडर था। अच्छा, आज टाटा का हेड कौन है? टाटा ही है। 1907 में टाटा का जब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, उसका हेड कौन था? टाटा का ही आदमी था। आज भी टाटा का ही पीढ़ी में हेड है। तो जमीन देने वाला जो उस समय था, आज उसका पीढ़ी काहे नहीं रहेगा भाई? ये कौन सा किसानों का देश, ये कैसा गांधी का देश, ये कैसा लोकतांत्रिक देश जो आप कॉर्पोरेट का बना के रख दिए हैं? जब 100 साल पहले उस कंपनी का मालिक टाटा था, 100 साल बाद भी टाटा है, तो जमीन का ऑनर भी उसी को होना चाहिए जो 100 साल पहले था। कौन बोलेगा इस पे? कौन चर्चा करेगा? क्यों चर्चा करेगा? MP MLA को 5 लाख मिलता है, एक को फैक्ट्री से 5-5 लाख मिलता है, क्यों बोलेगा आपकी बात? इसलिए आज मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि अगर हम लोग चुन के जाते हैं, तो फिर आप देख लीजिएगा हम लोग क्या करेंगे, और बताने की जरूरत नहीं। जब हम लोग कुछ है नहीं, अरे मंत्री संतरी को पीछे रास्ते में रखते हैं, अगर कुछ हो जाएंगे तो बस सोच के देखिए। राज्य की हमको लगता है, भले जिला गिरिडीह है, लेकिन लोकसभा कोडरमा है ना, इसका पत्रकारिता जो साधारण तरीके से करना है वही तुम कोडरमा है ना, हाँ, बाकी बेंगाबाद कोडरमा में आ जाता है, गांडी विधानसभा, कोडरमा लोकसभा। तो अब ये जान लीजिए कि हमारे कोडरमा सभी कैंडिडेट रहेंगे, और लगभग मान के चलिए तय हो चुका है। आपको नाम बताने की आवश्यकता नहीं है, गिरिडीह से हम खुद रहेंगे, क्योंकि हमको भी लगता है कि गिरिडीह का मतलब ही होता है पहाड़, गिरिडीह में पहाड़, तो भाई किसको मैंने उठा के ले आए गिरिडीह? जब पहाड़ है तो पहाड़ में तो एक ही को आदमी सेपरेट रहता है, एक ही को आदमी कब्जा है, पहाड़ में एक ही आदमी शूट करता है। धन्यवाद में सर, धनबाद में आपको रखेंगे। गांडे बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, गांडे में जिस दिन कैंडिडेट की उधर से घोषणा होगी, बादशाह को पहले घोषणा करने दीजिए, फिर हम लोग हुकुम पे एकता खोलेंगे।
और आपको क्या लगता है, पहले मैं आपको लॉजिकली बता दूं, गांडे चयन भी माननीय मुख्यमंत्री ने डर से किया है। क्योंकि हो सके यहाँ अगर मुख्यमंत्री के समुदाय यानी संथाल समुदाय से लोग हैं तो आप भी सुने कि आज मुख्यमंत्री गुरुजी को भी नहीं मान रहे हैं। यदि यहाँ संथाल समुदाय से हमारे कोई भाई आए हैं तो मेरी आलोचना करने से पहले मेरी बातों को तर्कीक होकर सुने कि आज हेमंत सोरेन सत्ता में इतने अंधे हो चुके हैं कि गुरुजी को भी नहीं मान रहे। अब आप बोलेंगे कैसे? ना ऐसे यदि उनका मुख्यमंत्री का पद जा ही रहा है तो भाई गुरुजी का एगो पुतहू और बेटा ऑलरेडी सदन में है, ये ड्रामा करने क्या जरूरत? क्या जरूरत भाई? ऑलरेडी बसंत सोरेन सदन में है, दुर्गा सोरेन की विधवा सीता सोरेन सदन में है। अगर गुरुजी के जीते जी गुरुजी के परिवार में ही अगर इस पीढ़ी में इस जनरेशन में मुख्यमंत्री होना चाहिए तो 2 लोग हैं सदन में। यानी मुख्यमंत्री अब चाहते हैं गुरुजी को साइड करके मुख्यमंत्री का अपना परिवार चले। इसीलिए किनको लेके आएंगे? मैडम कल्पना सोरेन को। अब आपके मन में एक सवाल अगर आएगा कि भाई मैडम या वो तो रिजर्व सीट में जा सकती है, नहीं जाएंगे क्योंकि वो गैर राज्य की है और आरक्षण का जो रोस्टर है वो गैर झारखंड के लोग फुलफिल नहीं करेंगे। वो चुनाव लड़ेंगी मैडम, लेकिन रिजर्व सीट से नहीं लड़ सकती है। तो उन्होंने देखा कि जेएमएम का सीट कहाँ है, तो उन्होंने देखा जेएमएम का सीट टाउन में है। तो टाउन में भले सुदीप जी जीते हैं लेकिन वहां भी जानते हैं कि झारखंडी की बड़ी फजीयत होती है। उन्होंने देखा कि टुंडी में है, डुमरी में है और उनको लगा कि टुंडी डुमरी छोड़ देंगे तो टाइगर कहीं खुदे ना आ जाए। उन्होंने बोला है सरपंच चाचा तो बुढ़ा भाई गली। अब देखिए अल्पसंख्यक बंधुओं को भी सोचना चाहिए कि आपको मुख्यमंत्री खाली वोटर बना रहे हैं। अरे अगर सीट माइनस ही करना था तो जाके करते कहीं हो। सरफराज चाचा जैसे इतने बेचारे बुजुर्ग व्यक्ति को इन्होंने सीट को माइनस किया। अल्पसंख्यक लोग आप लोग केवल वोटर नहीं है, इस बात को ध्यान रखिए। इसलिए आज ये मुख्यमंत्री बहुत प्लानिंग के साथ इस सीट को खाली किए हैं। खैर उनका उम्मीद है कि गांडे की जनता जवाब देगी और नेपोटिज्म तो बिल्कुल भी नहीं चलना चाहिए। वो जैसा ही लोकसभा खत्म होगा हम लोग विधानसभा पे चर्चा करेंगे। तो फिलहाल ज्यादा समय नहीं है, तबियत भी ठीक ठाक नहीं है। बाकी सबको फिर से कि झारखंड की गलियों से एक आवाज आया है, झारखंड की गलियों से एक आवाज आया है, उठो नौजवानों फिर से इंकलाब आया है। ये नौजवान बचाने चले हैं आज वतन, खुशी से झूमते हुए खुले बदन। ये जुल्म के पर्दों को फाड़ डालेंगे, ये जुल्मी सरकार को उखाड़ डालेंगे। अरे तुम लाख चला लो गोलियां, ये कम नहीं होंगे, गर्दन कटेंगे लेकिन हम कम नहीं होंगे। तो झारखंड अब एक नई विचारधारा को स्थापित कर रहा है, इस बात को आप याद रखिएगा। कि झारखंड कि महाराष्ट्र किसका है, कि महाराष्ट्र किसका है, मराठियों का। बंगाल किसका है, बंगालियों का। गुजरात किसका है, गुजरातियों का। बिहार किसका है, बिहारियों का। तो झारखंड की सबके बाप के हकाई ना। अरे भाई आइए, आपका कौन मना किया है? पूरे भारत में आइए, खुशी से खाइए, मौज मनाइए, चले जाइए। अभी हमारे लोग बिहार में बीपीएससी का परीक्षा निकाले हैं, हम उनसे टेलीफोन में बात किए, क्या इरादा है? बोला नौकरी खत्म होगा झारखंड चले जाएंगे। लेकिन झारखंड है, नौकरी तो छोड़िए, सरकारी क्वार्टर में और दामाद बन के कब्जा करके लोग बैठा। जितना बीसीसीएल का क्वार्टर, बोकारो में सेक्टर का क्वार्टर, सिंदरी में हार्ल का क्वार्टर, सारा कब्जा करके बाहर के राज्य के लोग बैठे। भाई ये गलत है, हमारे लोग भी गलत अन्य राज्यों में है। नौकरी खत्म, किस्सा खत्म। आप भी यहाँ काय कब्जा करके बैठे हैं? नौकरी खत्म, टका पैसा कमा के निकल जाइए। सीओ बाप का तो बिल्कुल नहीं लगेगा। सीओ बाप के बाप जब पैदा नहीं मिला तब वो नहीं लगा। ठीक है 24 आ जरा सबके हिसाब से
एक बात बता, जब ज्यादा कुछ ना कर लो तर भौजी की कर दो, बस खाली सीट के फॉर्मेलिटी कर रहा लो। ये तो हमारा दया आ रहा सरफराज चेक कर ले, तभी गांडे में ले तो भेंट कर ले कैसे ना ले विकास जी ठीक है, फोटो खिंचा में। अरे भाई तो एक बात बताओ, आज तक हमारा मुझे आजाद भारत के सबसे सेल्फी हमारे खिंच लो कते जाके 5 आज तक 5 लाख आदमी से फोटो खिंचा ले, 5 माने हटली हम खिंचा ले, बस खाली दादा हेलो दादा देखिए, जहाँ तक गिरिडीह लोकसभा चुनाव का विषय है, यह एक ऐसी सीट रही है जो हमेशा चैलेंजिंग रही है। यहाँ एक मिश्रण की सीट है, यहाँ विस्थापन भी एक हिस्से में पलायन है, एक हिस्से में खूबसूरत पारसनाथ का पहाड़, तो दूसरे हिस्से में कोयला का खदान भी है। यानी ये गिरिडीह एक लोकसभा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ हमें ग्रामीण क्षेत्र के साथ साथ एक इंडस्ट्रियल बेल्ट को भी दर्शाता है, एक माइंस के एरिया को भी दर्शाता है, और कुल मिलाकर दामोदर नदी का भी किनारा गिरिडीह को बहुत खूबसूरती से टच करता है। यानी अगर गिरिडीह में एक अच्छा रिप्रेजेंटेटर हमारा सदन में होगा तो मुझे लगता है कि असीम संभावनाएं यहाँ रोजगार की हो सकती है, चाहे माइंस का सेक्टर हो या फिर आपका इंडस्ट्रियल का सेक्टर हो या फिर जो अन्य सेक्टर हो। यहाँ डैम भी बहुत भारी मात्रा में है, अगर उस डैम का पानी भी सुचारू रूप से झारखंड के किसानों के हाथ पहुंचाया जाए तो हमको लगता है वो दूसरी फसल के लिए भी तैयार होंगे। इसलिए जब गिरिडीह एक असीम क्षेत्र है जहां रोजगार के कई सारे रास्ते हैं, उस क्षेत्र की अगुवाई करने के लिए उस पहाड़ से दहाड़ के लिए टाइगर खोदा है। कि जो फिल्मी दुनिया में, जो रील की दुनिया में खान सार को सिल को रोके उसे सलार कहते हैं, कि जो रील की दुनिया में खान सार के सिल को रोके उसे सलार कहते हैं, और जो रियल लाइफ में सरकार के दिल को धड़का दे उसे टाइगर कहते हैं। जय झारखंड, जय झारखंड।